Hi guys, welcome to MedPrep classes. I am Monica, first professional year medical student at BPS GMC, and in this video we will start a new topic, that is menstrual cycle. Okay, and now let us begin the chapter without wasting any time. Menstrual cycle, the reproductive cycle in the female primates, that is monkeys, apes and human beings, is known as the menstrual cycle. क्योंकि जो primates के अंदर होती है reproductive cycle उसे बोलते हैं menstrual cycle, और जो non primates के अंदर होती है like cows, dogs, deers etc. उनके अंदर जो cycle होती है उससे क्या बोला जाता है estrous cycle. ओके, ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी इस चीज को डिस्कस किया था. नाउ हम menstrual cycle के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. The first menstruation begins at puberty and is called menarche. In human beings, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. Okay, एक cyclic event है जो हर 28 to 29 days बाद में repeat होता है, that is menstrual cycle. And first menstruation को क्या बोलते हैं, जो puberty पे start होती है उसे बोला जाता है menarche. And जो at the age of 50 years there is closure of this cycle, and the termination is known as menopause. Okay, and one ovum is released during ovulation in the middle of the cycle, and that is the process is known as ovulation, and the major events of the menstrual cycle are shown in the figure 3.9. हम अब पूरे menstrual cycle के सभी events को इस ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे. ओके, एंड अब देखते हैं इन्होंने एक्स एक्सिस पे हमें क्या दिखा रखा है, टाइम पीरियड दिखा रखा है. जैसे फर्स्ट 5 डेज को, जो 28 टू 29 डेज की साइकिल है, इसे हमने कुछ फेजेस में डिवाइड कर रखा है. जैसे फर्स्ट 5 फेज को मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, फिर 5 टू 14 डे तक को क्या बोला जा रहा है, फोलिकुलर फेज या फिर प्रोलीफरेटिव फेज बोलते हैं, और जो 15 टू 29 डेज है उसे क्या बोला जा रहा है, ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज, एंड देन 29 डेज के बाद में नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाती है. अब क्या है कि मेंस्ट्रुअल फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपन ने इसके अंदर जब अपन किसी साइकिल को डिस्कस करते हैं तो क्या होता है, हमें साइकिल के किसी भी पॉइंट से लेके हम उसे रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने अब फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से शुरू किया. फर्स्ट डे को, मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे को हमने साइकिल का फर्स्ट डे कंसीडर किया और इससे हमने पूरी साइकिल को रीड करना स्टार्ट किया. तो फर्स्ट 5 डेज को क्या बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फेज में, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग हो रही है. एंड देन 5 टू 14 डेज में क्या है, इसे फोलिकुलर फेज बोला जा रहा है, क्योंकि जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, कुछ ओवेरियन इवेंट्स हो रहे होते हैं, और ओवेरियन इवेंट्स में क्या है, जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो डेवलप होकर सेकेंडरी, टर्शरी एंड देन मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होता जा रहा है. तो ये देखो, ये एक कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव फेज है, या फिर एक तरह से कहें फॉलिकुलर फेज है. लगातार इसमें फॉलिकल्स का जो लेवल है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तक बढ़ता जा रहा है. डेवलपिंग फॉलिकल, ये फॉलिकल लगातार डेवलप होते जा रहे हैं 1 डिग्री टू 2 डिग्री, देन टर्शरी एंड फाइनली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में. तो इसीलिए इसे बोला जा रहा है फॉलिकुलर फेज. और प्रोलीफरेटिव फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट 5 डेज के अंदर क्या हुआ था, मेंस्ट्रुएशन हुई थी, जिससे कि क्या हुआ था, एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग थी वो बहुत ज्यादा थिन हो गई थी. लेकिन जो 5 टू 14 डेज का जो पीरियड है, यहाँ से 5 टू 14 डेज का, इसके अंदर क्या है, ये एंडोमेट्रियम है, ये लगातार वापस रीजेनरेट होना शुरू होती है, प्रोलाइफरेट करना शुरू करती है. तो इसे इसीलिए बोला जाता है प्रोलीफरेटिव फेज. आई होप यू गेट माय पॉइंट. अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, ये डालेंगे 1 टू 5 डेज, फिर 5 टू 14 डेज. तो 5 टू 14 डेज को फॉलिकुलर फेज भी नाम देंगे, प्रोलीफरेटिव फेज भी नाम देंगे. तो आपको ध्यान से देखना है, 5 टू 14 डेज को हम फॉलिकुलर फेज भी बोल रहे हैं, प्रोलीफरेटिव फेज भी बोल रहे हैं, और क्यों बोल रहे हैं वो मैंने अभी अभी आपको समझाया है. और ल्यूटियल फेज, अब जो 15 टू 29 डेज के बीच का जो पीरियड है उसे क्या बोला जा रहा है, उसे बोला जा रहा है ल्यूटियल फेज. क्योंकि इसमें क्या है, जो ग्राफियन फॉलिकल जब मिड ऑफ साइकिल 14 डे पर रप्चर हो जाता है, तो ग्राफियन फॉलिकल का जो रेमनेंट बचता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जाता है. और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, पहले तो लगातार डेवलप करता है, इसलिए बोला जा रहा है डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम. और ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ल्यूटियल फेज ये कॉर्पस ल्यूटियम वापस डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है, और उसे बोला जाता है रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम. ओके,
एंड डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है, मेनली कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, ताकि जो एंडोमेट्रियम की ये लाइनिंग है ये कुछ बनी रहे, थिकनिंग इसकी बनी रहे, ओके, ये डीजेनरेट ना हो। लेकिन क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो ये लाइनिंग बनी रहती है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से हाई रहता है। और जो जो परसिस्टेंट एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग रहेगी, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब भी वो परसिस्टेंट रहेगी और वो लाइनिंग क्या करेगी, उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होंगी वो ब्लास्टोसिस्ट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन बाय चांस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो रिग्रेस होना शुरू हो जाता है, डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है, और जिससे क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरना लग जाता है और लेवल फॉल होने की वजह से अगली मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ओके, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन वेरी असेंशियल हार्मोन है टू मेंटेन द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। अब हम इसी चीज को ग्राफ से भी समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल एक स्टेबल लेवल था, लेकिन जैसे ही हम ल्यूटियल फेज के अंदर एंट्री करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम अभी मैंने जस्ट ही बताया था कि कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन, तो ये ग्राफ ऊपर की ओर तक इंक्रीज करने लगता है। लेकिन जैसे जैसे ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होता है, जब प्रेगनेंसी या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तब क्या है, ये वापिस प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, और जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरेगा तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज अलग से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो आपको प्रोजेस्टेरोन का कवर समझ आ गया होगा। एंड अब हम कर्व पढ़ते हैं ईस्ट्रोजन का कर्व। ईस्ट्रोजन में क्या है, सबसे पहले ईस्ट्रोजन नियर बाय स्टेबल है, लेकिन जैसे जैसे हम मिडल ऑफ द साइकिल में पहुंचते हैं इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि जो ये डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं ना, ये एफएसएच एंड एलएच के इन्फ्लुएंस में ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, ओके। जो एफएसएच एंड एलएच का लेवल क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है, और मिडल ऑफ द साइकिल में एलएच एक सर्ज शो करता है, मतलब शार्प पीक ऑफ इंक्रीज शो करता है, ओके। तो इन्हीं दोनों हार्मोन्स की इन्फ्लुएंस में जो ये फॉलिकल्स होते हैं, डेवलपिंग फॉलिकल्स, ये ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, इसलिए यहाँ पे ईस्ट्रोजन का पीक हमें शो हो रहा है और इन दोनों का पीक भी शो हो रहा है, ओके। ये हमें पिट्यूटरी हार्मोन के लेवल्स दिखा रखे हैं। और जैसे जैसे बाद में जैसे ये ओव्यूलेशन वाला पीरियड निकल जाता है, उसके बाद में इन दोनों हार्मोन का लेवल भी गिरता है और फॉलिकल्स भी नहीं है, तो क्या ईस्ट्रोजन का लेवल वापस अपनी उसी स्टेबल लेवल की तरफ आने लगता है। लेकिन बाद में एक और हमें इस सरप्राइज दिखाई देता है, क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन तो सिक्रीट करता है, लेकिन साथ में कुछ अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है, ओके। आई होप यू गेट ऑल माई पॉइंट्स। एंड अगर आपको अभी भी इस ग्राफ से कोई भी रिलेटेड कोई क्वेरी हो या आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। And the major events of the menstrual cycle are shown in figure, हमने भी पढ़े हैं। The cycle starts within the menstrual phase when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days। इस पीरियड की ये बात कर रहा है। अब the menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels, which forms liquid that comes out through the vagina। Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब तो क्या है, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो कॉर्पस ल्यूटियम लगातार परसिस्ट करता है और वो लगातार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करके रखता है ताकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनी रहे। एंड लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी ए इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं है मेंस्ट्रुएशन का। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज नॉट ए एब्सोल्यूट इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ओके। क्योंकि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू स्ट्रेस और पुअर हेल्थ एटसेट्रा। द menstrual phase is followed by the follicular phase। अब menstrual phase के बाद में कौन सा फेज आता है, follicular phase आता है, जिसमें follicles हैं वो लगातार डेवलप हो रहे होते हैं, ओके। एंड इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, प्रोलिफरेटिव फेज बोल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद में एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो लगातार वापस से रीजनरेट करना शुरू करती है। ड्यूरिंग दिस फेज, फॉलिकुलर फेज की बात कर रहा है, प्राइमरी फॉलिकल्स जो ओवरी के अंदर है वो ग्रो हो जाता है एंड become to mature into ग्राफियन follicle, and simultaneously जो endometrium of uterus है regenerate करती है through proliferation। and these changes in the ovary and uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormones। अब कुछ hormones हैं, pituitary hormones and ovarian hormones, वो हमारे uterine events and ovarian events को control करते हैं।
द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। अब मैंने आपको पहले ही बताया था गोनेडोट्रोपिन्स कौन कौन से होते हैं, LH एंड FSH। ये क्या करते हैं, इनका जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज करता है ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट एज वेल एज द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। ये चीज मैंने अभी आपको समझाई है कि जो FSH एंड LH का जो लेवल है ना वो धीरे धीरे फॉलिकुलर फेज के टाइम इंक्रीज होता रहता है, और इन्हीं दोनों हार्मोन की प्रेजेंस की वजह से जो ये ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं ये एस्ट्रोजन सिक्रेट करते हैं, और इसी वजह से ये वाला जो एस्ट्रोजन का पीक है वो अपीयर होता है ग्राफ के अंदर। ओके, एंड both LH and FSH attain peak level in the middle of the cycle, that is about 14th day. Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid cycle and known as LH surge, और यही LH surge है, यही इंड्यूस करता है rupture of the Graafian follicle and thereby release of the ovum और सेकेंडरी oocyte, क्योंकि ओवम को सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, एंड प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। यहाँ पे ये ग्राफ में इन्होंने शो कर रखा है, ये है LH सर्ज, यहाँ पे ये शार्प इंक्रीज इन द लेवल ऑफ LH, और यही इंड्यूस करता है ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर को, जिससे कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। The ovulation or ovulatory phase is followed by the luteal phase. अब ovulatory phase के बाद में क्या आता है, luteal phase आता है, and during which the remaining parts of the Graafian follicle transform as the corpus luteum. Okay, remaining part जो होता है, जो ओवम के सिक्रीट होने के बाद में ग्राफियन फॉलिकल का जो पार्ट बचता है वो हो गया हमारा कॉर्पस ल्यूटियम में, वो में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या है, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज था, फिर फॉलिकुलर फेज पढ़ा, फिर हमने ओव्यूलेटरी फेज पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं लूटियल फेज। लूटियल फेज दैट इज द सिक्रीटरी फेज। द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स, अब सिक्रीटरी फेज इसीलिए नाम पड़ा, लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन व्हिच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy. During pregnancy, all events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation. अब प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है कि सारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये स्टॉप हो जाती है, एंड कोई भी मेंस्ट्रुएशन देखने को नहीं मिलती ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, एंड दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। ये चीजें मैंने आपको अभी भी ग्राफ के साथ सारी चीजें समझा दी हैं। ओके, एंड इन ह्यूमन बीइंग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल is around 50 years of age, and that is termed as menopause. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause. Okay, जो cyclic menstruation है वो क्या है, एक इंडिकेटर है of normal reproductive phase का, and that extends between the menarche and menopause. अब इन्होंने ये एक NCERT में नया कंटेंट ऐड हुआ है, that is menstrual hygiene. Maintenance of hygiene and sanitation during menstruation is very important. Take bath and clean yourself regularly. Use sanitary napkins and clean homemade pads. Change sanitary napkins or homemade pads after every 4 to 5 hours as per the requirement. Dispose of the used sanitary napkins, properly wrapping it with the used paper. Do not throw the used napkins in the drain pipe of toilets or in the open area. After handling the napkin, wash hands with soap. And now let us start with the fertilization and implantation. During coitus or copulation, semen is released by the penis into the vagina, that is insemination. The motile sperms swim rapidly, pass through the cervix, enter into the uterus, and finally reach the ampullary region of the fallopian tube. Ampullary region कौन सा होता था, जो widermost region होता है fallopian tube के अंदर, वहां पे sperm पहुंच जाते हैं, and the ovum is also released by the ovary, is also transported to the ampullary region where fertilization takes place. तो fertilization की site क्या है, ampulla of the fallopian tube. Okay, fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region. अब ये एक इम्पोर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन कब होगा, तब जब इन दोनों के बीच में सिंक्रोनी है कि स्पर्म एंड ओवम है वो सेम टाइम पे और एम्पुलरी रीजन के अंदर पहुंच सके. दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कोपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी.
The process of fusion of sperm with an ovum is called fertilization, and during fertilization, अब फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या हो रहा है, ए स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा, जो एक ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर होती है अराउंड द ओवम, उसके कॉन्टैक्ट में आता है स्पर्म एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, और ओवम की मेम्ब्रेन में चेंजेस होते हैं दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। ओके, कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं ओवम की मेम्ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से क्या है, जो एडिशनल स्पर्म है, एक स्पर्म जब कॉन्टैक्ट में आएगा ना, तो वो जैसे क्या होता है कि मोटाइल स्पर्म्स ओवम के सराउंड में आके बहुत सारे स्पर्म्स ओवम को घेर लेंगे, ठीक है, लेकिन कोई एक स्पर्म जब ओवम की मेम्ब्रेना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आ गया, तो कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं ओवम के मेम्ब्रेन के अंदर जो दूसरे स्पर्म्स हैं उनकी एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। ओके, एंड दस इट इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम, कि एक सिंगल ओवम को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सके। द सिक्रीशंस ऑफ द एक्रोसोम, जो एक्रोसोम की सिक्रीशंस हैं वो हेल्प करती हैं द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस चीज को हम दोबारा से पढ़ने की कोशिश करते हैं इस ग्राफ के थ्रू। इसमें हमें क्या दिखा रखा है, सबसे अंदर ये तो क्या है, ओवम है। ओके, इसके बाहर बाहर ये क्या है, पेरीविटेलाइन स्पेस हो गया, एंड देन एक ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर, ये वाली लेयर जो ग्रीन कलर की दिखा रखी इन्होंने, दैट इज जोना पेलुसिडा, एंड जो बाहर ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा, एंड ये हमें बहुत सारे स्पर्म्स दिखा रखे हैं। अब ये आपको डायग्राम ऐसे कैसे बिल्कुल मेमोराइज करना है, ठीक है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मेन चीजें अब मैं आपको एक बार, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी बीच में, तो उसको दोबारा से रिपीट करती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन सबसे मेन फंक्शन की जो ओवम है और स्पर्म है वो सेम टाइम पे एम्पुलरी रीजन में पहुंचने चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन हो सकती है। और सबसे पहले क्या होता है, एक स्पर्म जब कॉन्टेक्ट में आता है जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूसेस इन द मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं उसकी वजह से, और जो एडिशनल स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है। इसीलिए सिर्फ एक स्पर्म एक टाइम पे एक ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। द सिक्रीशंस ऑफ द एक्रोसोम, अब हम बात कर रहे थे एक्रोसोम की सिक्रीशंस की। हमने देखा था कि जो स्पर्म था, स्पर्म की टिप के ऊपर क्या था, जो न्यूक्लियस के जस्ट आगे हेड वाले रीजन में एक्रोसोम था। उस एक्रोसोमल रीजन में वो एक्रोसोम बनता कैसे, जो गोल्गी अपैरेटस होता है ना, वो मोडिफाइड गोल्गी अपैरेटस ही एक्रोसोम है। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो एक्रोसोम है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, और वही अब फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, तो द सिक्रीशंस ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte की जो मियोटिक डिवीजन होती है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, वो यहीं पे ही होती है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट हुई थी, वो तो हमने तब पढ़ा था जब ग्राफियन फॉलिकल जस्ट रप्चर होने वाला होता है, उससे पहले वहां पे हुई थी। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है तब क्या होता है, जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन क्या होती है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट बिफोर द आफ्टर। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि सेकंड मियोटिक डिवीजन कब होती है, आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म बिफोर द फर्टिलाइजेशन क्या होती है, सेकंड मियोटिक डिवीजन होती है सेकेंडरी oocyte की। द सेकंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो, ये भी अनइक्वल है, एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी, एंड एक हैप्लॉइड ओवम बनता है जिसे हम बोलते हैं ऊटिड, और यही ऊटिड है जो फ्यूज करता है न्यूक्लियस के साथ स्पर्म के एंड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। तो जो हमने ना ग्राफियन फॉलिकल था, तब हमारा जो ओवम सिक्रेट हुआ था ना, वो ओवम जैसे ही उसके पास में स्पर्म आके पेनिट्रेट करता है, तो क्या होता है, जस्ट आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म एंड बिफोर द फर्टिलाइजेशन एक सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है, जिससे एक सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज हो जाती है, और जो ओवम है वो हमारा ऊटिड में डेवलप हो जाता है। और वही ऊटिड क्या है, जो न्यूक्लियस है स्पर्म का, उसके साथ फ्यूज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। वन हैज टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ, ठीक है। एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल में XX कंडीशन होती है, मेल में XY कंडीशन होती है। देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमीट
सभी ओवा के अंदर क्या होंगे, एक्स कैरिंग कंटेनिंग ओवा होंगे, सभी ओवा जो फीमेल प्रोड्यूस करेगी। लेकिन जो मेल जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे उनमें से 50% ऑफ स्पर्म्स के अंदर क्या होंगे, वो एक्स कैरिंग स्पर्म्स होंगे और 50% होंगे वो वाई कैरिंग स्पर्म होंगे। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, सही बात है ये। आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स द जाइगोट वुड कैरी आइदर XX और XY डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग X और Y fertilize with the ovum. Okay, the zygote carrying XX would develop into a female child and XY would form a male, and that is why scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother. एंड द माइटोटिक डिवीजन, अब उसके बाद में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद में होता है माइटोटिक डिवीजन। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट कार्ड द क्लीवेज। अब क्लीवेज होती है सबसे पहले इस रीजन में, तो क्या हो गया था, फर्टिलाइजेशन हो गया था एम्पुलरी रीजन में। बाद में यहाँ पे अब ये क्लीवेज वाले देखो, यहाँ पे इन्होंने शो भी कर रखा है डायग्राम में, ये क्लीवेज वाले हमें दिखा रखा है पैटर्न। तो ये जो इस्थमस की तरफ ये मूव करते हैं, जो ब्लास्टोसिस्ट है या फिर एक तरह से कहें मोर्यूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं क्लीवेज के टाइम, तो ये जैसे जैसे इस्थमस के थ्रू यूट्रस की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को ये एक तरह की माइटोटिक डिविजन्स होती हैं और इन्हें क्या बोला जाता है, क्लीवेज बोला जाता है। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 सेल्स और ब्लास्टोमियर्स, उन्हें क्या बोला जाता है, मोर्यूला बोला जाता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोर्यूला के अंदर कितनी सेल्स होती हैं, 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स होती हैं, उसे बोला जाता है मोर्यूला। एंड द मोर्यूला कंटिन्यूअस टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट में, यही आगे जाके ब्लास्टोसिस्ट बनाता है एज इट मूव्स टुवर्ड्स द यूट्रस। एंड द ब्लास्टोमियर्स इन the blastomeres in the blastocyst are arranged into an outer layer called the trophoblast and एक inner group of cells attached to the trophoblast is the inner cell mass। मैं आपको इन चीजों को एक बार अच्छे से पढ़ाऊंगी, एक बार आप जस्ट ओवरव्यू ले लीजिए। The trophoblast layer then gets attached to the endometrium and the inner cell mass gets differentiated as the embryo। Okay, अब सबसे पहले क्या होता है कि जैसे फर्टिलाइजेशन हो गई तो क्लीवेज माइटोटिक डिवीजन्स शुरू होते हैं, जैसे जैसे जो हमारा जाइगोट है वो इस्थमस के थ्रू, इस्थमस वाले एरिया के थ्रू, जो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, नैरोवेस्ट पार्ट, उसके थ्रू यूट्रस की तरफ मूव करता है। तो जो मोर्यूला स्टेज में क्या होता है, 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं। ब्लास्टोमियर्स ये इन्हीं सेल्स को बोलते हैं, ये जो दो सेल्स हैं इनको, अब जैसे जाइगोट के डिवीजन से 2 सेल बनी, 2 से 4, 4 से 8, तो जो 8 से 16 इन्हीं सेल को क्या बोला जा रहा है, ब्लास्टोमियर बोला जा रहा है। और जब 8 से 16 सेल्स होंगी तो उसे क्या बोला जाता है, मोर्यूला बोला जाता है। और यही मोर्यूला बाद में ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, कुछ सेल मोर्यूला के अंदर जो ब्लास्टोमियर्स हैं, जैसे ये वाली जो सेल्स है ना, ये सारी क्या है, ये ब्लास्टोमियर्स हैं। इनमें से कुछ ब्लास्टोमियर्स तो क्या होगी, प्री फ्री पर एक सर्कल बना लेंगी, ऐसे अरेंज हो जाएंगे, जैसे इसमें इन्होंने दिखा भी रखा है, ये देखो यहाँ पे दिखा रखा, ये यहाँ पे प्री फ्री पे अरेंज हो जाएंगे। और कुछ सेल्स हैं एक बंच के फॉर्म में एक तरफ अटैच हो जाएंगी। ट्रोफो जो इसके जो जो इन्होंने बाहर वाली साइड एक जो राउंड बना रखा है, ये सर्कल बना रखा है, इसे बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और एक बंच ऑफ सेल है इसी ट्रोफोब्लास्ट के साथ अटैच हो जाती है और इसे बोला जाता है इनर सेल मास। तो ये वाली जो ब्लू सेल्स हैं ये क्या है, ये ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है। और जो अंदर वाली सेल्स हैं ये क्या है, इनर सेल मास बनाती हैं। जो ट्रोफोब्लास्ट है, जो ये वाली सेल्स हैं, जो बाहर वाली ब्लू सेल्स, ये अटैच हो जाती है हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ। और जो इनर सेल मास है ये डिफरेंशिएट होता है फर्दर इनटू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर ये डिफरेंशिएट होता है। ओके, I hope you get my point. And as a result, the blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus, and this process is known as implantation, and it leads to pregnancy. एंड अब जैसे ये डायग्राम है, ये सारे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या हुआ था कि ये हमारा ओवम था और इसके बाहर बाहर ये हमें कोरोना रेडियाटा की और ये सेल्स दिखा रखे हैं। जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट में आता है, जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आते ही ओवम के साथ में, जैसे ही एक स्पर्म ओवम की मेम्ब्रेन को टच करता है, तो वैसे ही क्या है, कुछ रिएक्शंस होती हैं, एक्रोसोमल रिएक्शंस और कुछ फर्दर कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से जो दूसरे स्पर्म्स होते हैं उनकी एंट्री को वो ब्लो करते हैं। और फिर क्या होता है, जैसे ही स्पर्म एंटर करता है और फर्टिलाइजेशन से पहले जो
ओवम है उसके अंदर क्या होती है, एक सेकंड मियोटिक डिवीजन होती है और जो ऊटिड बनता है उसके साथ स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज करता है और एक जाइगोट बना लेता है। उस जाइगोट के अंदर क्लीवेज होती है, माइटोसिस होता है और 2 सेल्स बनती हैं। उन सेल्स को क्या बोला जाता है, ब्लास्टोमियर्स बोला जाता है। 2 से 4, 4 से 8, जो 8 से 16 सेल की स्टेज आती है उसे क्या बोला जाता है, ब्लास्टोमियर बोला जाता है। और यही ब्लास्टोमियर की सेल्स हैं, कुछ सेल्स आउटर लेयर बना लेती हैं, उस लेयर को क्या बोला जाता है, ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ लेयर बना लेती हैं, कुछ है वो बंच के फॉर्म में उस ट्रोफोब्लास्टिक लेयर के साथ अटैच हो जाती हैं, उन्हें बोला जाता है इनर सेल मास। जो आउटर मोस्ट लेयर है जैसे ये वाली लेयर, ये तो हमारे एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाती है। और कुछ जो अंदर सेल्स होती हैं वो एम्ब्रियो के डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स को आगे फर्दर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। ओके, और ये अब इन्होंने दिखा रखा है ना ब्लास्टोसिस्ट, और ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मोर्यूला, ये मोर्यूला का डायग्राम दिखा रखा है, ये हमें ब्लास्टोसिस्ट दिखा रखा है, ये ए बी सी, ये सारे पैटर्न है, आपको सभी दिमाग में होना चाहिए कि क्या क्या किस स्टेज में हो रहा है। यहाँ पे तो क्या है, हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल है वहां से ओवम रिलीज हुआ है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जस्ट शुरू होने लगी है, पेनिट्रेशन ऑफ ओवम। यहाँ पे क्लीवेज होने लगी 2 से 4, 4 से 6। यही जो सेल्स इन्होंने जूम करके दिखा रखा है, देखो यहाँ पे यही हमें दिखा रखा है। यहाँ पे ई से इन्होंने क्या दिखा रखा है, मोर्यूला दिखा रखा है। यही चीज इन्होंने दे रखी है। ये डी से क्या है, ये वाला डी वाला, ये सी से क्या है, ये सी वाला। ओके, एंड देन जी स्टेज पे एक ब्लास्टोसिस्ट बन गया और ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे इम्प्लांट हो गया। और फिर जो यूट्राइन ब्लड वेसल्स होंगी एंडोमेट्रियम की, वो उस ब्लास्टोसिस्ट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी via implantation. Okay, and thank you, it is all for today. And अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो और या फिर कोई भी सजेशन हो ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं और आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके, तो यू कैन शेयर विद मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।